नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं कैबिनेट में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई उसमें कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में नए उद्यम और उद्योग लगे, इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कुछ प्रावधानों से प्रदेश में आने वाले नए उद्यमों को 1000 दिन के लिए छूट प्रदान की गई है। सरकार का दावा है कि उद्योग जगत इस फैसले का स्वागत करेगा और प्रदेश में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार मौजूदा मंदी के हालातों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बिल को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सरकार के प्रयासों को मजबूत बनाएगा, जिससे अधिक निवेश के लिए माहौल बनेगा। जहां प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बनाने के लिए फैसले काबीना की बैठक में लिए गए हैं, वहीं कई और क्षेत्रों में आम आदमी को राहत देने का प्रयास भी किया गया है। मिसाल के तौर पर बैंक्स में लेन देन पर किसानों को 2000 रुपये स्टैंप ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन अब ये केवल 100 रुपये होगी। इसके साथ साथ प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त बनाने के मकसद से भी कई फैसले लिए गए हैं। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। प्रदेश के 3 लाख सरकारी कर्मचारी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हीपा के तत्वावधान में ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारा कर्मचारियों का जो वर्ग है हरियाणा का, हम जैसे जानते हैं सब क्लास ए से डी कुल मिला के 3 लाख से ऊपर का ये कैडर है। तो ऐसे 3 लाख लोग लगातार काम करते हैं, लगभग 30 से 35 वर्ष सब प्रदेश की सेवा करते हैं, अपना काम करते हैं, प्रदेश के एम्प्लॉई के नाते से उनका एक भूमिका होती है। ऐसे सब लोगों की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहे, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज ये चलते रहें, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग पॉलिसी हमने बनाई है। और उस ट्रेनिंग पॉलिसी में वर्किंग जो पॉलिसी है वो काम करते हुए भी उसके लिए कुछ योजनाएं बनी हैं कि वो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये करेंगे। अपने स्थान को छोड़कर बाकी किसी स्थान के ऊपर किसी भी अधिकारी के नीचे उनकी ट्रेनिंग होगी। इसके साथ साथ पिंजौर और कालका को पंचकूला नगर निगम से अलग करने का फैसला भी किया गया है। पंचकूला जिले में ही CLU चार्जेस में भी बदलाव किया गया है और उन्हें पड़ोसी नगर मोहाली के बराबर कर दिया गया है। पिछले दिनों जो पंचकूला कॉरपोरेशन इसके साथ कालका पिंजौर भी जुड़ा हुआ था, तो कालका के लोगों की डिमांड थी कि हमारी नगर परिषद अलग बना दी जाए। ये हमने घोषणा भी की थी। आज उस प्रस्ताव को पारित करके पंचकूला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद इसको अलग कर दिया है और अब इसमें दोनों इकाइयां स्वतंत्र रूप से इनका चुनाव होगा अगले कुछ दिनों में, ये भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन की स्थापना किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये फाउंडेशन बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और उस काल के इतिहास पर शोध करेगी और साथ ही संग्रहालय और स्मारक का निर्माण भी करेगी। हरियाणा में अब HCS अधिकारियों की भर्ती UPSC के पैटर्न पर होगी। एक विषय हम लोगों ने पिछले सालों में सुना ही होगा कि बंदाबीर बैरागी, उनकी राजधानी सढौरा क्षेत्र में लोहगढ़ स्थान के ऊपर ऐसी कई 100 वर्ष पहले जब वो राज करते थे और पहले सिख राजा इस नाते से उनकी मान्यता है, तो उनकी राजधानी लोहगढ़ में थी। लोहगढ़ क्षेत्र कुछ हरियाणा में है, कुछ हिमाचल में पड़ता है, बाउंड्री के ऊपर ही है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए उनकी यादगार में। वहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, कुछ और सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पहुँची हैं कुछ ना कुछ सामाजिक काम करने के नाते से, उस एरिया की डेवलपमेंट के नाते, और वहाँ कोई एक अच्छा स्मारक बने। यानी UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा की तरह HCS के उम्मीदवारों को भी पहले प्रिलिमिनरी इम्तिहान देना होगा और यहाँ से क्वालिफाई होकर ही वो मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। जैसे HCS का एग्ज़ाम होता है, अभी तक HCS के एग्ज़ाम में एक ही परीक्षा उनकी होती थी। उस परीक्षा के आधार के ऊपर कंबाइंड जो अलाइड सर्विसेज का रिज़ल्ट होता है उसको निकाल करके हम आगे बढ़ते थे। अभी HCS के भी जैसे IAS का रिज़ल्ट होता है, IAS का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से HCS में एक प्रावधान किया है कि 2 परीक्षाएं होंगी। एक उसमें
CSAT जैसे यूपीएससी में IAS के लिए होता है, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, अर्थात उसमें पास करना अनिवार्य होगा। सपोज 33% में पास होते हैं या 35% पास होते हैं, वो एलिजिबिलिटी के लिए क्लियर करना होगा और उसके बाद फिर उसका जो जनरल स्टडीज़ का परीक्षा होगी, वो जनरल स्टडीज़ के उसमें मेरिट बनेगी। कुल मिलाकर 42 एजेंडास पर इस बैठक में चर्चा हुई। इसी कैबिनेट की बैठक में जो सबसे अहम फैसला लिया गया वो ये था कि 75% हरियाणा के युवाओं को प्रदेश की निजी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ फैसला इस दौरान लिया गया और क्या एग्जैक्टली इस पर कहा गया है। हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस सप्ताह सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस संबंध में तैयार किए गए अध्यादेश का प्रारूप पेश किया। बैठक के दौरान इस प्रारूप पर सहमति की मोहर लगा दी गई। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को देखते हुए 75% हरियाणा के प्रत्येक, चाहे वो कंपनी हो, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, LLP हो, तमाम जगह 75% हिस्सेदारी। किसान के जो पहले स्टैम्प चार्जेस 2000 रुपये लगते थे, उसको 100 रुपये कर देगा। अगले सालों के अंदर कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके अंदर किस तरीके से फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 मैं मानता हूँ हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने का, क्योंकि कोविड के अंदर लंबे समय से साथियों से मुलाकात नहीं हुई। ये प्रयास है कि उनसे मुलाकात कर संगठन की गतिविधियों को दोबारा तेजी से आगे बढ़ाएं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का वादा न केवल उनकी सहयोगी पार्टी JJP का था, बल्कि भाजपा भी इसके लिए कृत संकल्प थी। इस कानून के बन जाने के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों, निगमों, कारखानों और ट्रस्ट इत्यादि में 50,000 प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक निजी उद्यम को अपने कर्मचारियों की संख्या, योग्यता और कौशल की पूरी जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी। अगर कोई निजी फर्म अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है या उनके बारे में आधी अधूरी जानकारी देती है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रत्येक तिमाही को रोजगार देने वाली कंपनी को संबंधित वेब पोर्टल पर रोजगार से जुड़ी सारी जानकारी अपडेट करनी होगी। हालांकि इस नियम में कुछ शर्तों के साथ छूट का प्रावधान भी किया गया है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि जो कंपनियां 95% तक स्थानीय कर्मचारी भर्ती करेंगी, उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय चल रहा है कि प्रदेश के लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलें, ज़्यादा काम करने का अवसर मिले। हमारे प्रदेश में हमने कई प्रकार के प्रावधान किए हैं। पढ़ाई के बाद स्किलिंग के बाद उनकी प्लेसमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में चल रही है। पिछले 5 साल में भी अगर मैं कहूँ तो 5 लाख से ऊपर लोगों को हमने प्लेसमेंट के लिए उनके स्थान बनाए, अवसर दिए। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके माध्यम से कराए हैं। तो भी इंडस्ट्री के लिए 75% वो हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखें, ये एक पहले का प्रावधान चलता आ रहा है। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा भी हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखें, क्योंकि अपने स्टेट के लोग अगर ट्रेंड होंगे, रखेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं जैसे अब कोरोना में आई है, लगभग 6 लाख मजदूर वो यहाँ से अपने अपने प्रदेशों में चलने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। हमने 100 के लगभग ट्रेन्स भेजी, 5,500 के आसपास बसों के चक्कर लगाए। यानी इंटरस्टेट डिपेंडेंसी कम हो, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, तो ये एक प्रावधान करने के लिए 75% इसको लेजिस्लेटिव एक प्रकार का प्रावधान करा दिया जाए। इसकी भी आज सैद्धांतिक परमिशन कैबिनेट ने दे दी है। लेकिन क्या ये कानून संविधान की कसौटी पर खरा उतर पाएगा, ये सवाल अब खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, यानी रोजगार प्रदान करने के मामले में किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रदेश के लीगल रिमेम्बरेंसर यानी LR ने भी सरकार को दी अपनी राय में इस बिंदु को लेकर इतराज जताया है।
यही नहीं, प्रदेश के उद्यमी भी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। ज्यादातर का मानना है कि ये कानून उद्यम विरोधी साबित होगा और नए उद्यमों को प्रदेश में आकर्षित करने में कठिनाई होगी। पहले से ही इंस्पेक्टरी राज की मार झेल रही कंपनियों को अब और सरकारी हस्तक्षेप से जूझना होगा। सर, किस तरह से देखते हैं हरियाणा सरकार के इस कदम को, जो कि 75% आरक्षण जो है निजी क्षेत्रों में युवाओं को मिलने जा रहा है? देखिए, एज अ पॉलिसी तो अच्छी लगती है कि 75% हरियाणा के वर्कर्स को जॉब मिलनी चाहिए, बट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट द प्रॉब्लम इज स्किल ऑफ अ वर्कर, नॉट कि कहाँ से वो आता है। तो एज लॉन्ग एज उसके पास स्किल है, वी आर मोर देन वेलकम टू टेक हिम इन। बट अगर हमारी जैसे इंडस्ट्री देखी जाए तो इट इज़ वेरी स्किल्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे कारीगर को अच्छी क्वालिटी का गारमेंट वगैरह बनाना पड़ता है। एंड व्हाट वी हैव सीन इज कि ये कारीगर यूजुअली हमारे माइग्रेंट लेबर आती है जो ये काम करती है। तो और यहाँ के जो बंदे हैं दे आर नॉट स्किल्ड और ट्रेन टू डू दैट। देखिए, ऐसा है कि मेरी फैक्ट्री के अंदर हरियाणा के बहुत कम लोग जो जिस तरह का काम हमारा है, एम्ब्रॉयडरी का, स्टिचिंग का, थ्रेड कटिंग का, फिनिशिंग का, इस काम के लिए हरियाणा के लोग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, या वो काम नहीं करना चाहते, या उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारे काम के लिए जितनी भी लेबर हमारे पास है वो सारी या तो यूपी से आती है, या बिहार से आती है, या और रिमोट एरिया से आती है। इवन हरियाणा का हमारे पास आप कह सकते हो कि 20% भी लोग नहीं है जो हमारे पास काम करते हैं। ना तो वो काम करते हैं, ना वो काम करना चाहते हैं। और हमारी समझ से हरियाणा के लोग ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं चाहते। तो उसके हिसाब से अगर मेरे को 75% लोग रखने पड़ेंगे तो मेरे को तो फैक्ट्री यहाँ पे चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये जो भी फैसला लिया जा रहा है मानसून से पहले जो मानसून सत्र से पहले सारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को मिला जाए, और जो इसमें ठीक करने योग्य चीज़ें हैं ठीक की जाए, तब इसको मानसून में सत्र में रखा जाए इसको। विपक्ष इस कानून को सरकार का एक और लोक लुभावन फैसला कह रहा है। और बेरोजगारी आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ऊपर आ गया, 33.6। त्रिपुरा था हमारे चला गया, त्रिपुरा नीचे चला गया। हम नंबर 1 पर जो आज आंकड़े आए हैं और यहाँ सबसे ऊपर। रोजगारी के मामले में हरियाणा आज नंबर 1 पे आया। किस तरह से देखते हैं? एक तरफा 75% रोजगार देने की बात करते हैं, 75% वाली बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वहीं बताऊंगा। बहरहाल देखना होगा कि हरियाणा के युवाओं की रोजगार की समस्या ये कानून हल कर सकता है या नहीं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि विपक्ष यानी बात करें नेता विपक्ष हुड्डा इस पर क्या कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के फैसलों की, और उस पर भी जो हरियाणा के 75% युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिलेगी उस पर। आपको बता दें कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर ऐतराज जताया है। इसके साथ ही पीटीसी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान उन्होंने किन किन मुद्दों पर बात की और किन किन मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे, आइए आपको दिखाते हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। और सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस समय कोरोना की जो स्थिति है, इतना लंबा लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी और लगातार सरकार की तरफ से तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस समय स्थिति जो है वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये महामारी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, अकेली कोई सरकार इससे नहीं निपट सकती। ये तो सब पक्ष विपक्ष सब लोग मिलजुल कर निपट सकते हैं, और जो भी कदम उठाने चाहिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। जैसे आज सारी फैली हुई है, इसका डेथ रेट कैसे कम हो, बीमारी कैसे काबू में हो। जब इसका इलाज तो निकलेगा जब वैक्सीन आएगी जभी जी। तो डेथ रेट कैसे कम हो सकता है, उसका एक ही रास्ता है, केवल एक रास्ता है, टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करो, ताकि शुरू में ही संक्रमण किसी को हो, उसके लक्षण हो, तो शुरू में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जब क्या है, डेथ रेट क्यों ज़्यादा होते हैं कि शुरू में तो पता लगता नहीं क्योंकि टेस्टिंग नहीं है पूरी हमारी। बाद में जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डेथ हो जाती है। अगर शुरू से पता लग जाए तो अगर प्रिकॉशन ली जाए
तो डेथ रेट कम हो सकते हैं। फिलहाल जो टेस्टिंग इस समय सरकार कर रही है, जिस दर से टेस्टिंग चल रही है, तो आप क्या उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं है। हमारी 135 करोड़ का देश है भाई, हरियाणा भी 2.5 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। कितनी टेस्टिंग हो रही है? जी बिल्कुल। कितने जिस हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं, इस हिसाब से टेस्टिंग में कितने साल लगेंगे? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल। हुड्डा साहब, पिछले दिनों में आप लगातार जो है वो आपने सरकार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ एक तरह से अभियान छेड़ रखा है। लगातार आप इसकी आलोचना कर रहे हैं, घोटालों की सरकार बता रहे हैं। तो क्या वजह है कि आपने विशेष तौर पर ये ठप्पा सरकार पर लगाने की कोशिश की, घोटालों की सरकार? मैं तो तथ्यों की बात करता हूँ, मैं प्रतिशोध से कभी राजनीति नहीं करता। जो तथ्य मेरे सामने आए हैं और जो अखबारों में आते हैं, जो आपके सामने है, चाहे कौन सा घोटाला देखो आप, धान की खरीद का घोटाला अब निकल रही, पड़ते खुल रही है उनकी। फिर उससे पहले माइनिंग का घोटाला सुप्रीम कोर्ट तक वो आ गया, फिर नौकरियों में देने का घोटाला, और उसके बाद आपका शराब का घोटाला सबके सामने आया। अब चावल का घोटाला, तो घोटाला है ही। पहले वहाँ जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस को बच्चों को स्कॉलरशिप देने का था, वहाँ घोटाला। अब घोटाले में तो है ही, ये तो तथ्य हैं। ये आरटीआई से लिए हैं हमने, इन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई है, खुद इनके ऊपर करा है। लेकिन जिस गंभीरता से इन घोटालों की जांच होनी चाहिए वो सरकार ने नहीं की। मान लो शराब घोटाला है जी, गृह मंत्री ने बयान दे दिया हम एसआईटी बनाएंगे, बाद में एससीटी बन गया। एससीटी को पावर ही नहीं होती, वो वहीं का वहीं पड़ा है, आगे कहाँ कदम बढ़े। अब उनको मौका मिल जाता है कवर अप करने का। इसके अलावा पिछले दिनों लगातार जो है वो जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ाई जाती रही हैं। लगातार 20-21 दिन हम देखते रहे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय स्थिर हैं ये कीमतें। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वजह है कि सरकार की वाकई जो आर्थिक स्थिति इस समय केंद्रीय स्तर पर इतनी खराब है कि सरकार के पास को और कुछ चारा नहीं है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो रहा है और यहाँ महंगा हो रहा है, और हरियाणा में तो और भी महंगा हो गया। हरियाणा में जैसे हमारे कार्यकाल में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बहुत महंगा था, वैट जो था 9.24 था, आज वो बैठ कर 17-18% के करीब कर दिया। 1 रुपया कोरोना टैक्स लगा दिया लीटर के साथ। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। राहत देने की बजाय टैक्स लगा रहे हैं, सब्जी मंडी में टैक्स लगा रहे हैं, और आपका पैसेंजर जो है रोडवेज का उसका किराया बढ़ा रहे हैं। अब मैं देख रहा था कल कर्मचारियों का डीए जो है 1 साल तक मुलतवी कर दिया, नहीं देंगे। हमारी तनख्वाह का मन काट लो हमारी तनख्वाह, लेकिन कर्जा भी ले रहे। ये तो कोरोना काल की, उससे पहले 1,90,000 करोड़ तो पहले कर्जा हो लिया इनके पास, जबकि हमारी सरकार 2014 में केवल 60,000 करोड़ था। हमने पावर प्लांट भी बनाए हैं, हमने यूनिवर्सिटी भी बनाई है, हम रेलवे लाइन भी बनाई है, हमने मेट्रो भी लगाई है, मेट्रो भी लेके आए हैं, अच्छे एक से एक बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं। इन्होंने एक इंच तो रेलवे लाइन नहीं लेके आए, एक इंच मेट्रो लेके नहीं आए, कोई पावर प्लांट नहीं बनाया। आप बताओ कहीं कुछ किया, फिर भी कर्जा इतना हो रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से तो एक मंदी का दौर चला ही, लेकिन ये सरकार जो है वो पहले से कोरोना का जब चला, जो सवाल आया कर्जा लेने का, हमने कहा और आज भी कह रहा हूँ मैं, जो कोरोना के निपटने के लिए सरकार कर्जा लेगी उसका कभी हम सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को। परंतु कोरोना के लिए किस चीज़ के लिए कर्जा ले राहत देने के लिए, किसान को बोनस जो इन्होंने वायदा किया था वो दें, जो छोटा दुकानदार है उनका बिजली का बिल ही माफ़ कर दें और कुछ नहीं कर सकते। जो दिहाड़ीदार है जिनका रोज़ रोटी कमाते थे खाते थे, जैसे किसी की बार्बर शॉप है, किसी की कोई जूते का काम करता है,
कोई कारपेंटर है, कोई ये बैंड बाजे बजाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका कारोबार ही खत्म हो गया। कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, वो सब बंद हो गया। पर थोड़ा सा सरकार तो कह रही है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो राहत का दिया गया है। ख़ासतौर पर अभी प्रधानमंत्री ने जो है जो राशन देने की जो स्कीम थी वो उसको नवंबर तक एक्सटेंड करने की बात की है। तो क्या ये पॉजिटिव फैसला? वो राशन दिया, अब एक्सटेंड किया है, लेकिन स्टेटों ने जो राशन उठाया कोटे का, वो तो 13% भी नहीं बांटा। वहाँ से कोटे का तो उठा लिया स्टेटों ने। स्टेट क्या कर रहे हैं? और 20 लाख करोड़ की बात ये तो कर्जे की बात है, बैंकों की मर्जी है कर्जा दे नहीं दे। डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र जो है ना वो बहुत कम हुआ है। डायरेक्ट बहुत सारा पैसा तो वो दिया हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, जो पहले से बजट में प्रावधान था। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होनी चाहिए, सीधे खातों में पैसा जाना चाहिए आम आदमी के, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो सरकार नहीं कर पा रही। कुछ भी नहीं किया हरियाणा सरकार ने, तो कुछ भी नहीं किया। हरियाणा सरकार ने किसी को राहत नहीं दी, एक भी वर्ग, और यही कारण पूरा वर्ग इनसे नाराज़ है। एक थोड़ा सा अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और पीछे जो ये वादा जो है जेजेपी की तरफ से किया गया था कि हरियाणा में जो जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में भी 75% का कोटा जो है वो दिया जाएगा। तो उस फैसले को अब ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये सरकार जो है वो लागू करने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा? सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। ये फैसला तो EMP 2011 में हो चुका था कि 75% जो है जो प्लॉट लेंगे उनको 75% यहाँ के लगाना। अब ये कह रहे हैं ऑर्डिनेंस लाएंगे, और साथ की आज ये बयान आ गया कि जो हाल में फैक्ट्री लगी हुई हैं, जो लगे हुए हैं, उसमें लागू नहीं होगी, ये फ्यूचर में लगनी नहीं। यहाँ तो और कम इन्वेस्टमेंट आने की बात छोड़ो, यहाँ तो छोड़ के जा रहे हैं, लग नहीं। सिर्फ गुमराह करने की बात है, नहीं तो पहले से लागू है। और अब के लाने का जो 6 साल से अगर लागू, 6 साल में काम क्या किया उन्होंने? सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो फैसले हैं जिसमें एक तरह से उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो ईज ऑफ डूइंग तो जब वो कहता है जब कोई नए कारखाने आएंगे, कुछ होता है नहीं। जो प्रति व्यक्ति हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। हरियाणा नंबर 1 स्टेट था पूरे देश में, अब कौन से नंबर पे है? हम क्राइम में कहाँ थे, आज क्राइम में कहाँ हैं? आज बेरोजगारी में हम कहाँ थे, आज नंबर 1 पहुँच गया। तो ये कहाँ ईज ऑफ डूइंग हुआ? इनका ईज ऑफ डूइंग, इससे पैमाना इनका ये है कि कुछ करो ही ना, तो ईज ऑफ डूइंग हो ही गया, किसी जरूरत ही नहीं रहेगी। एक अभी आपने भी इशारा किया कि DA जो है वो फ्रीज कर दिया गया है कर्मचारियों का, तो इसको आप सही फैसला मानते हैं? जिस तरह के हालात हैं इस समय प्रदेश में, आर्थिक हालात हैं, उसके बीच में इस तरह का फैसला करना सही है, या इससे भी जो है वो सरकार और कर्मचारी? नहीं, सही नहीं है भाई। आप जिनका गुजारा इस बात पर है वो कहाँ जाएंगे फिर? और कुछ सवाल आपकी पार्टी के साथ भी, खासतौर पे अब जबकि मानसून सेशन की तैयारियां भी चल रही हैं, तो पहले तो आप से इस विषय में कोई बात हुई है कि मानसून सेशन किस तरह से होगा? जिस तरह से अब सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कोई नहीं, अभी कोई तय नहीं हुआ है। वर्चुअल करेंगे या करेंगे, अभी तो पार्लियामेंट का होगा, जब उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। कैमरामैन सुमित के साथ संजय मल्होत्रा, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। तो इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।